तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो सुबह के वक्त चर्च की तरफ जा रही थी। तो दिखाया गया कि यांग नाम का एक अजीब सा आदमी उसका पीछा कर रहा था, जो उसके पीछे चर्च में भी चला आता है इस सारे रास्ते के दौरान। और एक ओल्ड लड़की यांग पर नज़र रखे हुई थी और उसे नफरत से देख रही थी चर्च में। इस टाइम फेयर चल रही थी। यांग आके इन लोगों के दरमियान में बैठ के इस लड़की को अजीब नज़रों से घूरने लगा। उस लड़की ने डर के मारे अपने दोस्तों को ये बात बताई कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद प्रेयर्स ख़त्म हुई और सभी चर्च से बाहर जाने लगे। वो लड़की जिसका नाम शिन है, वो भी चर्च से बाहर जा रही थी। तो यांग भी दोबारा उसके पीछे जाने लगा, लेकिन उसी टाइम प्रीस्ट ने उसे रोक लिया। प्रीस्ट यांग से कहते हैं, मैंने पहली मर्तबा आपको चर्च में देखा। प्रीस्ट उसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उसे एक फॉर्म भरने को कहते हैं ताकि वो इस चर्च का मेंबर बन सके। अब वो इस चर्च का मेंबर क्यों बनता, उसे लालच देने के लिए प्रीस्ट उसे चर्च की तरफ से एक जैकेट भी गिफ्ट करते हैं। और इतने में ही उन्हें किसी की कॉल आ जाती है। ये एक डिटेक्टिव की कॉल थी, जिससे प्रीस्ट को दिल टूटने वाली खबर मिली कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ भी ताल्लुक है। ये गुस्सा प्रीस्ट एक कीड़े को मार के निकालते हैं, जबकि इसी टाइम अंदर दिखाया जाता है कि यंग प्रीस्ट की फैमिली फोटो को अजीब तरीके से घूर रहा था। खैर, प्रीस्ट जैसे ही अंदर जाते हैं तो यांग उनसे कहता है कि मैंने फॉर्म भर दिया है, अब मैं जाने वाला हूँ। ये सुनकर प्रीस्ट खुश हो जाते हैं और उसे उसके जूते पहनाने लगते हैं, जिस दौरान वो यांग के पाँव पर एक ट्रैकिंग डिवाइस देखते हैं जो पुलिस क्रिमिनल्स को लगाती है जेल से छूटने के बाद क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए। ये देखते हुए वो समझ गए कि यंग पास्ट में काफ़ी गुनाह करके आया है। ऐसे में वो जाते हुए यंग से कहते हैं कि चर्च सबके लिए है, गॉड सबसे प्यार करते हैं और उन्हें माफ़ भी कर देते हैं। हर किसी को गॉड से माफ़ी मांगकर उनसे एक दूसरा मौका ज़रूर मांगना चाहिए। उसके जाने के बाद जब प्रीस्ट अंदर गए तो उन्होंने देखा कि यंग चालाकी कर गया था, उसने तो फॉर्म भी नहीं भरा था। कैंग जब चर्च से बाहर निकला तो हमने देखा कि यान अभी भी उसे गुस्से से ही घूर रही थी। दूसरी तरफ प्रीस्ट भी अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से निकल पड़े। रास्ते में ये लोग देखते हुए जाते हैं कि एक बहुत बड़ी चर्च की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। प्रीस्ट की वाइफ उन्हें कहती हैं कि आप चीफ प्रीस्ट से बात क्यों नहीं करते, आपको इतने साल हो गए हैं वो छोटी चर्च लीड करते हुए, अब आपको बड़ी चर्च लीड करने का मौका मिलना चाहिए। अपनी वाइफ के कहने पर प्रीस्ट चीफ प्रीस्ट के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ये बड़ी चर्च के अपने बेटे के लिए बनवा रहे थे, यानी वहाँ के लीड प्रीस्ट के लिए। उन्होंने अपने बेटे को चुना था। ये सुनकर प्रीस्ट दुखी तो बहुत हुए, लेकिन फिर उन्होंने ये सोच लिया कि ये भी गॉड का ही एक फैसला है। प्रीस्ट जब यहाँ से निकलता है तो रास्ते में ही उसकी चीफ प्रीस्ट के बेटे से मुलाकात हो जाती है, जो इस टाइम अपने ग्रुप के साथ फन कर रहा था। प्रीस्ट उसे हेवन चर्च के लिए मुबारकबाद देते हैं तो वो कहता है, सच बताऊं तो मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं डैड से बात करके देखता हूँ, आप उस चर्च को लीड करते हैं। लेकिन प्रीस्ट उसे ऐसा करने से मना करके यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर फाइनली अब हमें यान नामी लड़की के बारे में पता चलना शुरू होता है, जो हर टाइम यान के ऊपर नजर रखी हुई थी। यान एक पुलिस ऑफिसर थी और वो काफ़ी दुखी रहा करती थी क्योंकि उसकी बहन की मौत हो चुकी थी, जिसका जिम्मेदार वो अपने आप को मानती थी। आज भी उसके डैड उसे यही समझा रहे थे कि जो हुआ उसे भूल जाओ, होनी को कोई नहीं डाल सकता, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज तक यान मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसकी बहन की स्पिरिट उसे बहुत ज़्यादा डराती है और उसे ये एहसास दिलाती है कि तुम मुझे बचा सकती थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं बचाया। फ्लैशबैक से हमें यान की बहन की डेथ की कहानी पता चलती है, जिसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यांग ही था, जिसने पहले यान की बहन को किडनैप किया था, फिर उसे टॉर्चर कर करके मारा था। इसी वजह से यान अब तक यांग के पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ चर्च में इस टाइम प्रीस्ट अकेले बैठे थे। वो गॉड से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए उनसे हेवन चर्च मांगते हैं, यानी वो दिल से वहाँ के लीड प्रीस्ट बनना चाहते थे। तभी उनको उनकी वाइफ की कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था। प्रीस्ट की बेटी पूरा दिन डे केयर में रहती थी, तो प्रीस्ट डे केयर वालों से किडनैपर का हुलिया पता करने को कहते हैं। प्रीस्ट सोचते हैं कि कौन हो सकता है जो आखिर ये करे। उनकी नज़र प्रिंटर पे पड़ी यंग की पिक्चर पर जाती है, जो उन्होंने सुबह ही ली थी। पास ही फैमिली पिक्चर गिरी हुई थी, जिसे देखकर उन्हें याद आया कि आज यंग इस पिक्चर को घूर घूर के देख रहा था। तभी बारिश का जोर भी बढ़ गया, चर्च की छत टपकने लगी और यहाँ की पिक्चर पर पानी आकर गिरा, जिससे उसकी पिक्चर डीमन की पिक्चर में बदलने लगी। और प्रीस्ट को लगा कि गॉड ने इस तरीके से उनसे बात करके असली क्रिमिनल बता दिया है, इसलिए वो यांग का रिकॉर्ड निकालते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ख़राब था। वो अब उसका एड्रेस निकालते हैं और गाड़ी से जैसे ही उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि वो इतनी बारिश में ज़मीन खोदने वाले सामान अपनी गाड़ी से निकाल रहा था। प्रीस्ट को शक हुआ कि वो किसी लाश को ठिकाने लगा कर आया है। ऐसे में ही उसे अपनी बेटी का ख्याल आया और उसने फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हुए ये कंप्लेंट की कि मुझे शक है कि मेरी बेटी को किडनैप करने वाला यांग है, वो इस वक्त अपने घर पर है, प्लीज़ आप लोग आकर उसे अरेस्ट कर लें। थोड़ी देर में यांग गाड़ी लेकर दोबारा यहाँ से निकल गया और घर के बाहर खड़ा प्रीस्ट उसके पीछे निकल गया। वो पहाड़ों के रास्ते जा रहा था। आते ही रास्ते में उसने नोटिस कर लिया कि प्रीस्ट उसका पीछा कर रहा है, इसलिए गाड़ी रोकर वो बाहर आया और उससे पूछा, पास्टर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? हिम्मत करके प्रीस्ट अपनी गाड़ी से बाहर निकला और यांग की बातों को इग्नोर करते हुए उसकी गाड़ी चेक करने लगा, जिसमें उसकी बेटी नहीं थी। वो अब यांग के पाँव को देखता है तो उसमें वो ट्रैकिंग डिवाइस भी नहीं थी जो आज सुबह उसने देखी थी। ये देख के उसे समझ आ गया कि अब पुलिस भी यांग को ट्रैक नहीं कर पाएगी। अपनी जान बचाने के लिए प्रीस्ट फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठने लगा, तो अब यांग ने उसे रोक लिया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। यांग प्रीस्ट को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रीस्ट को उसके बारे में सब पता चल गया है। अपने आप को बचाने के चक्कर में जब प्रीस्ट यांग को धक्का देता है तो वो एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है।
उसके सिर पे चोट लगती है और प्रीस्ट जब आगे बढ़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि यांग मर चुका है। अभी वो उसकी मौत देख के शॉक में था कि तभी उसे उसकी वाइफ की कॉल आ गई जो बताती है कि उनकी बेटी घर आ चुकी है। वो काफ़ी देर से उसे ये बात बताना चाह रही थी लेकिन उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। असल में उनकी बेटी को उनके फ्रेंड ही अपने घर ले गए थे। ये सुनकर प्रीस्ट सुन हो जाता है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था, एक इंसान को मार दिया था और इस गुनाह की तो माफ़ी भी नहीं थी। वो इसी सोच में खड़ा रहता है कि गॉड तो अब उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे और तभी यहाँ पे बिजली चमकती है और उसे गॉड की एक शैडो दिखाई देती है जिससे उसे लगता है कि गॉड उससे बात कर रहे हैं, उसे कम्युनिकेशन करके ये समझाना चाह रहे हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बस एक शैतान को ही मारा है। इससे सोसाइटी का ही भला हुआ है, वरना पता नहीं यांग कितने लोगों को नुकसान पहुंचा देता। यहाँ पर प्रीस्ट अब यांग के जिस्म से चर्च की दी हुई जैकेट उतार के उसे पानी के अंदर फेंक देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यान अपनी बहन के सदमे से बाहर निकलकर दोबारा अपनी जॉब पे आ चुकी थी, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत कहें या बुरी किस्मत, उसे आते ही पहला केस यांग को पकड़ने का मिलता है क्योंकि यांग 2-3 दिन से गायब था और उसके साथ साथ ही एक लड़की शिन भी गायब थी, जिस लड़की को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। पुलिस बताती है कि शिन के सभी दोस्तों का ये कहना है कि उन्होंने यांग को शिन का पीछा करते हुए देखा है। यांग ने अपनी ट्रैकिंग डिवाइस भी तोड़ दी है जिससे उसे ट्रैक करना भी मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही रात में प्रीस्ट ने भी यांग के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि उसकी बेटी को यांग ने ही किडनैप किया है, यानी यांग ने एक ही रात में 2 क्राइम कर दिए थे। अब यांग और उसकी टीम यांग की खोज छेड़ने के लिए चली जाती है और ये लोग सबसे पहले उसी के घर की तलाशी लेते हैं जहां वो देखते हैं कि यांग ने अपने घर की एक बड़ी सी दीवार पर डीमन आई की एक बहुत बड़ी पिक्चर बनाई हुई थी और ये आंख यहाँ पर इंसानों की आत्मा को अपनी तरफ खींच रही थी। यहाँ हम प्रीस्ट को चर्च में बैठा हुआ देखते हैं। वो रो रो कर गॉड से माफ़िया मांग रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज़ पुलिस को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अभी उनका ये कहना ही था कि पुलिस आ जाती है, यानी यांग और उसकी टीम। वो उससे सिर्फ ये पूछने आए थे कि कल रात आपने अपनी बेटी के बारे में यांग के खिलाफ कंप्लेन की थी। यहाँ पर प्रीस्ट आधा झूठ और आधा सच बोलते हैं और कहते हैं कि कल रात वो अजीब तरीके से मेरी फैमिली पिक्चर को देख रहा था। मुझे उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में भी पता था, इसलिए मुझे शक हुआ कि उसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। मैं उसके घर भी गया जहाँ मैंने देखा कि वो अपनी गाड़ी से ऐसा सामान निकाल रहा था जैसे वो किसी लाश को ठिकाने लगा के आया हो। लेकिन उसी टाइम पर मुझे मेरी वाइफ की कॉल आ गई जिसने बताया कि हमारी बेटी मिल गई है। ये सुनकर मैं वापस घर चला गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अब ऑफिसर उनसे कहकर जाते हैं कि अगर आपको कुछ भी पता चले तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से आपकी चर्च में आने वाली शिन नाम की लड़की गायब है जिसका पता सिर्फ यांग को ही है। यन जो इस चर्च को पूरी तरह से देख रही थी, उसे प्रिंटर में यांग की वही पिक्चर मिलती है जिसके ऊपर पानी गिरा हुआ था और साथ ही उसे प्रीस्ट के वो जूते भी दिखते हैं जिनके ऊपर पहाड़ी मिट्टी लगी हुई थी। खैर, यहाँ पर हम प्रीस्ट को देखते हैं जिन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा गिल्ट खा रहा था। वो अब चीफ प्रीस्ट के पास चले जाते हैं अपना कन्फेशन करने के लिए, जहाँ पर वो देखते हैं कि चीफ प्रीस्ट भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके बेटे ने चर्च की ही एक मेंबर के साथ दोस्ती बढ़ा ली थी और उस लड़की ने उन दोनों की पिक्चर्स एक प्राइवेट वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी जिसकी वजह से चीफ प्रीस्ट की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी। इसीलिए वो अपने बेटे को भी यहाँ से दूर साउथ कोरिया भेजने वाले थे। चीफ प्रीस्ट उनसे कहते हैं कि मैंने हेवन चर्च के लिए गिनकर नई और बड़ी चर्च के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे, लेकिन मेरे बेटे ने सब तोड़ दिए और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस चर्च का लीड प्रीस्ट तुम्हें ही बना देना चाहिए। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गॉड के कहने पर जैसे ही एक डेविल को मारा, यानी यांग को मारा, तो तोहफे में गॉड ने उन्हें इतनी बड़ी चर्च दे दी और इस टाइम उन्हें इस चर्च में भी गॉड की एक परछाई नजर आती है। पुलिस स्टेशन में हम एक साइकेट्रिस्ट को देखते हैं जो यांग का इलाज कर रहा था। वो बताते हैं कि यांग पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। वो रेगुलर अपना इलाज भी करवा रहा था, पर अब मैं यह नहीं जानता कि उसने यह डेमोनिक आया अपने घर पर क्यों बनाई, लेकिन इससे साफ जाहिर है कि अब भी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर की यह बात सुनकर यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो समझ गई कि एक मर्तबा फिर यह डॉक्टर उसकी दिमागी हालत का बहाना बनाते हुए उसे बचा लेंगे। एक मर्तबा फिर वो इसलिए कह रही थी क्योंकि पहले यह सब उसकी बहन के केस में हो चुका था। यांग ने उसकी बहन को मारा था, लेकिन उसकी सज़ा नहीं हुई क्योंकि इस डॉक्टर ने यांग को दिमागी तौर पर बीमार बताकर उसे रिलीफ दिलवा दिया था। डॉक्टर ने कोर्ट को यह भी सफाई दी थी कि अगर उन्हें किसी मुजरिम को पकड़ना ही है तो वो यांग के डैड को पकड़े, जिन्होंने यांग पर बचपन में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके उसकी ये हालत की है। असल में यांग ने यांग की बहन को मारा नहीं था, सिर्फ टॉर्चर किया था, लेकिन टॉर्चर होने की वजह से वो यांग और सभी आदमियों से बहुत ज़्यादा डरने लगी थी और इस डर को ख़त्म करने के लिए ही उसने सुसाइड कर ली थी। कोर्ट से निकलते हुए यान ने कोर्ट से कहा भी था कि कोर्ट कैसे किसी मुजरिम को ये कहते हुए सज़ा नहीं देती कि वो बीमार है, लेकिन क्राइम तो उसने किया होता है ना। उसकी रोती पीटती हालत को देखते हुए उसके साथी उसे यहाँ से ले गए थे। खैर, सीन दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और हम यान को देखते हैं जो दोबारा डॉक्टर से मिलती है। वो उसे कहती है, आप एक मर्तबा फिर यांग को बचाना चाह रहे हैं,
लेकिन हमें शिन को बचाना है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम्हें शिन को बचाना है तो तुम यांग को समझो, उसी के ज़रिए तुम्हें शिन का पता चलेगा। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ और इंसानों की दिमागी हालत जान सकता हूँ। यहाँ पर चर्च में हम देखते हैं कि प्रीस्ट के पास शिन की मॉम आती हैं और उनसे अपनी बेटी के लिए प्रे करने को कहती हैं। शिन की मॉम की हालत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए प्रीस्ट खुद उन्हें ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। और तभी शिन की मॉम को पुलिस का कॉल आता है और उन्हें ये बताया जाता है कि उन्हें यांग की वैन मिल चुकी है। ये सुनकर प्रीस्ट थोड़ा घबरा जाता है और वो शिन की मॉम को लेकर उस मर्डर लोकेशन पर आ जाता है। वो यहाँ पुलिस से घबराए हुए अंदाज में अजीबोगरीब सवाल कर रहा था, जैसे यहाँ से कोई डेड बॉडी तो नहीं मिली, और इस तरह के सवाल जिससे यान और उसके साथी को प्रीस्ट पर ही शक होने लग जाता है। यान ये बात ही समझ गई थी कि प्रीस्ट कुछ तो जानते हैं, क्योंकि आखिरी मर्तबा इन्हीं ने यांग को देखा था। इधर अब प्रीस्ट अपनी वाइफ से मिलते हैं और उन्हें ये खुशखबरी देते हैं कि वो अब उस बड़ी चर्च को लीड करने वाले हैं, जिससे उनकी वाइफ भी खुश हो जाती है। लेकिन प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता चल गया है। अच्छा है कि हम उस बड़ी चर्च को लीड करने से पहले ही अपने सारे कन्फेशन कर लें और एक नई शुरुआत करें। यहाँ पे इनके दरमियान गुस्से वाला और काफ़ी इमोशनल माहौल भी बन जाता है, लेकिन फिर ये लोग एक दूसरे के साथ कन्फेशन करके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। इस टाइम प्रीस्ट अपनी वाइफ को लेकर एक हॉस्पिटल में जा रहे थे, जहाँ पे सभी प्रीस्ट की वाइफ पेशेंट्स के लिए प्रे करती हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। और यहीं पे प्रीस्ट को एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो कल रात पहाड़ी से नीचे गिरकर जख्मी हुआ था और पानी में गिर गया था, और किसी तरह रेंगते हुए वो अपने आप को इस हॉस्पिटल तक ला पाया है। उस आदमी का इलाज इस छोटे हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं था। नर्स बताती है कि मैंने कब से बड़े हॉस्पिटल जाने के लिए एक एम्बुलेंस को कॉल की है, जो अभी तक यहाँ नहीं आ पाई। प्रीस्ट की वाइफ इन सबको बताती हैं कि हमने रास्ते में देखा है एम्बुलेंस तो रास्ते में ही फंसी हुई है। यहाँ पे प्रीस्ट सोचता है कि गॉड ने एक मर्तबा फिर उसे बचा लिया, जो बड़ा गुनाह उससे होने वाला था। गॉड ने उस गुनाह से ही उसे बचा लिया। वो अब यांग को देखने के लिए उसके रूम में जाता है। यांग के पास जाने पर प्रीस्ट सुनता है कि वो बेहोशी में भी यही बोल रहा था कि प्रीस्ट ने मुझे मारने की कोशिश की, जो सुनकर वो डर भी जाता है और एकदम से यांग को होश भी आ जाता है। प्रीस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी उसे बादलों में एंजल नजर आते हैं। इसे भी वो गॉड का एक इशारा समझता है और यांग को यहाँ से लेकर फरार हो जाता है। पुलिस को भी यांग के बारे में ये खबर मिल चुकी थी कि वो इस छोटे हॉस्पिटल में था। पुलिस जब यहाँ आती है तो ये सब ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि यांग तो यहाँ पर था ही नहीं। यांग ने यहाँ पर प्रीस्ट की वाइफ को भी देख लिया था और वो समझ गई थी कि ज़रूर प्रीस्ट ही यांग को लेकर यहाँ से भागा होगा, और ये सच भी था। प्रीस्ट उसे खाली बिल्डिंग में ले जाकर बांध देता है और उसे बताता है कि पता नहीं क्यों गॉड बार बार मुझे तुम्हारे पास ले आते हैं। असल में गॉड चाहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूं, क्योंकि तुम एक डीमन हो और सोसाइटी के लिए खतरा हो। अभी तो तुम्हें मैंने बांध के रखा हुआ है, लेकिन तुम्हें मारना है या नहीं ये मैं गॉड के अगले मैसेज के बाद बताऊंगा। अब यांग प्रीस्ट से कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें शिन का पता कभी नहीं चल पाएगा। वो प्रीस्ट से कहता है कि अच्छा ये है कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो और मैं तुम्हें शिन की लोकेशन बता दूंगा। प्रीस्ट इतना भी बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि यांग यहाँ से जाते ही पुलिस के सामने उसके खिलाफ मुंह खोल देगा। गुस्से में प्रीस्ट अब उसे पीटने लग जाता है और उससे शिन की लोकेशन पूछने लगता है। ये देखते हुए यांग उसे कहता है कि डीमन मैं नहीं, डीमन तुम हो, तुम अपनी हालत तो देखो। आखिर जब यांग नहीं बोलता तो प्रीस्ट यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे आज चर्च में शिन के लिए प्रे करनी थी, जहाँ बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। यहाँ पर यांग अब पास्टर के बारे में ही सर्च कर रही थी और उसे याद आया था कि कल उसने पास्टर के जूते देखे थे जिनमें बहुत ज़्यादा पहाड़ों की मिट्टी लगी हुई थी, और ऐसा तभी मुमकिन था जब वो पहाड़ों में गए हों। ज़रूर उन्होंने पहाड़ों में जाकर यांग के साथ कुछ किया होगा। यांग को याद आता है कि कल प्रीस्ट के जूतों पर पहाड़ों की मिट्टी लगी थी और यांग का भी पहाड़ों से गिरकर एक्सीडेंट हुआ था, तो इन दोनों के दरमियान में कोई कनेक्शन ज़रूर हो सकता था। वो अब चर्च के बाहर आकर प्रीस्ट की गाड़ी के टायर चेक करती हैं, जहाँ पर मलबरी फ्रूट्स लगे हुए थे, जिसके बारे में जब वो सर्च करती है तो उसे मलबरी फार्म्स के बारे में पता चलता है, जहाँ की एक बिल्डिंग खाली थी, और वहां जाने पर उसे सच में यांग मिल भी जाता है। यहाँ प्रीस्ट जब चर्च में प्रे करवा रहा था तो बाइबल पढ़ते हुए उसे गॉड का एक और मैसेज मिल गया कि यांग डीमन है, उसे मार दो। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ यांग को मारने वाली थी, क्योंकि उसके दिल में यांग के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था। यहाँ पे उसकी बहन की स्पिरिट भी यांग को मार देने को कहती है, लेकिन वो अपना ट्रिगर नहीं दबा पाती। पर तभी यांग उसे ये भी बता देता है कि शिन अभी तक जिंदा है। वो उसे खूब पीटती है ये पूछने के लिए कि शिन को तुमने कहाँ रखा, लेकिन यांग बताता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे पुलिस के पास लेके जाओ, फिर ही मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा। इतनी ही देर में यहाँ पे प्रीस्ट आ जाता है, जो पीछे से यान के भी सिर पे वार करते हुए उसे गिरा देता है और फिर उसे भी बांध देता है। यहाँ पे यान उसे कहती है तुम गलत कर रहे हो, अभी भी वक्त है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हें कम सज़ा मिलेगी, और शिन वैसे भी अभी जिंदा है, अगर हमने इसे मार दिया तो हमें शिन का पता नहीं चलेगा। तब प्रीस्ट उसे कहता है शिन कब की मर चुकी है और ये मुझे गॉड ने बताया है, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। वो शिन के ज़िंदा होने का बता के अपने आप को बचाना चाह रहा है।
हालांकि मैंने खुद उस दिन इसे ऐसी चीज़ें लाते हुए देखा था जैसे वो किसी की लाश दफना के आ रहा हो। यही बातों में प्रीस्ट को ये बात भी पता चलती है कि यैन की बहन को भी यांग ने नहीं मारा था। इसके बावजूद भी अगर यैन यांग को बचाना चाह रही है तो ज़रूर उसके अंदर भी डिमन आ चुका है। अभी वो यही बातें सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आके यांग ने प्रीस्ट के ऊपर ही हमला कर दिया और यहाँ पे यैन ने भी यांग की मदद की। यांग की जान बचाने के लिए उसने प्रीस्ट ही लगा दी क्योंकि उसे अभी यांग से शिन का पता चलवाना था। अभी वो यहीं पर अफरा तफरी मच जाती है और किसी चीज़ में फंस करने की व्हीलचेयर पीछे की तरफ मुड़ने लग जाती है तेज़ी से। वो बिल्डिंग से नीचे की तरफ आ जाती है। अयन से बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा था। गिरने से पहले यांग आखिरी मर्तबा यांग को बस इतना ही बता पाता है कि शिन को वन आई मॉन्स्टर खा चुका है। यानी प्रीस्ट सच बोल रहे थे कि गॉड ने उन्हें सारी बातें बताई हैं और ये शिन को मार चुका है। यहाँ पर प्रीस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि तुमने यांग को क्यों पकड़ा और उसे 2 बार मारने की कोशिश क्यों की। तो वो यही बताते हैं कि मुझे गॉड का ऐसा ही ऑर्डर मिला था। इसके बाद दिखाया जाता है कि शिन अभी जिंदा थी और वो एक ऐसे घर में थी जिसे अभी तबाह किया जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ यान जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसे साइकेट्रिस्ट एक बीमारी के बारे में बताते हैं जिसमें लोगों को अजीबोगरीब चीज़ों से ऐसा लगता है कि जैसे उन चीज़ों का कोई मतलब है, हालांकि उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। यही बीमारी प्रीस्ट को भी हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें हर चीज़ में गॉड नज़र आ रहे थे और वो चीज़ों को गॉड का ऑर्डर मान रहे थे। इसके बाद यान को डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर तुम्हें शिन को ढूंढना है तो तुम्हें यांग को समझना होगा। वो यांग के बारे में डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि यांग को बचपन में उसके डैड बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे, इसलिए उसे हर चीज़ में डीमंस नज़र आने लगे थे। उसको वो एक ऐसी एटिक में रखते थे जहाँ पर एक गोल्ड विंडो थी जिसको वो डीमन आई मानने लगा। फ़ौरन उसे याद आता है कि यांग में उसे कहा था कि शिन को वन आई डीमन खा गया, यानी ज़रूर वो उसी घर में होगी जहाँ पर यांग पहले रहा करता था। ये जानकर वो फ़ौरन अपनी बैकअप टीम को कॉल करती है और उन घरों में लेकर जाती है जहाँ पर यांग पहले रहा करता था और जिस घर को अब ये लोग तबाह करने ही वाले थे। लेकिन उससे पहले ही जाकर यान वहाँ से शिन को बचा लेती है। शिन इस टाइम उसी एटिक में थी जहाँ पर कभी यांग रहा करता था। फाइनली शिन को बचाने के बाद यान आती है प्रीस्ट के पास और वो प्रीस्ट को बताती है कि हमने शिन को जिंदा पकड़ लिया। ये सुनकर प्रीस्ट बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो गॉड ने बताया था कि वो मर गई। तब वो प्रीस्ट को उसकी बीमारी के बारे में बताती है जो बीमारी दिमाग से जुड़ी हुई है और इस बीमारी में लोगों को हर बेमायने दिखने वाली चीज़ में भी मायने नज़र आने लगते हैं और यही प्रीस्ट के साथ हो चुका था। वो उसे बताती है कि आप जिन्हें गॉड के रेवलेशंस मान रहे थे वो सिर्फ आपकी एक बीमारी थी। बीमारी ने भी ज़्यादा जोर नहीं पकड़ा था। प्रीस्ट भी अपनी इस कंडीशन को समझ गए और उन्होंने अपने गुनाहों का भी कन्फेशन कर लिया और खुद अपनी मर्जी से जेल में रहने का फैसला किया। हालांकि बीमारी की वजह से उन्हें छूट भी मिल सकती थी। जेल में दोबारा उन्हें दीवार पर गॉड की पिक्चर नजर आती है, लेकिन वो दीवार को साफ करने लग जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि ये बस उनकी बीमारी है। जबकि दूसरी तरफ यन को जो मसला था कि उसे अपनी बहन की स्पिरिट नजर आती थी, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो असल में तुम्हारी बहन की स्पिरिट नहीं है, वो तुम्हारा ही गिल्ट है जो तुम्हें उसकी स्पिरिट की शक्ल में नजर आता है। यन भी ये बात समझ गई और उसने अपने दिल से इस गिल्ट को निकाल दिया कि उसकी बहन की मौत के पीछे वो खुद है और इस तरह उसे भी वो स्पिरिट नजर आना बंद हो गई। और ऐसे ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है इस सबक के साथ कि गलत सोच कभी भी गॉड का रेवलेशन नहीं हो सकती, गॉड का मैसेज नहीं हो सकता। किसी को मारना एक जुर्म था जिसकी सज़ा प्रीस्ट काट रहे थे और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।